गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमारा क्या टॉपिक है? क्लास 10th में चैप्टर 15 है हमारा प्रोबेबिलिटी। पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है। इसके दो रीजन है, एक तो ये चैप्टर छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक ही एक्सरसाइज दी है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने 9th क्लास में पढ़ा था, सामने देखेंगे अब सभी, बुक में कोई नहीं देखा है। 9th क्लास में चैप्टर 15 था हमारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको 9th क्लास का रिवाइज कराता हूँ और चेक करता हूँ आपको कितना भी प्रोबेबिलिटी के बारे में पता है। तो हमने जो 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, कोई बता सकता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पहले तो ये बताओ, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? अच्छा, हाँ, और कोई बताएगा? प्रोबेबिलिटी सबने पढ़ी है ना 9th में? तो मैं तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हूँ, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी को नहीं पता? जो भी आपको समझ में आ रहा है या जो भी आप प्रोबेबिलिटी को समझते हो वो बता सकते हो अपने वर्ड्स में। थोड़ा बहुत तो सभी को समझ में आ रहा होगा ना क्या होती है प्रोबेबिलिटी। चलो नहीं पता, मैं बताता हूँ प्रोबेबिलिटी क्या होती है। किसी भी चीज के पॉसिबल होने की पॉसिबिलिटी, इस तरह से हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। किसी भी चीज के पॉसिबल होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको अगर हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। अब 9th क्लास में हमने बहुत छोटा सा पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के बारे में। देखो मैंने 9th में भी समझाया था, जिन सेक्शंस में भी पढ़ाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? IIT तक है, आपका 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा। अगर आप IIT कोचिंग करने जाते हैं इंजीनियरिंग की, तो वहां पे भी प्रोबेबिलिटी होता है सिलेबस में। IIT के अंदर बहुत सारी चीजें सिलेबस में होती है, लेकिन IIT के अंदर ये फिक्स नहीं होता है कि इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वहाँ जो पेपर आता है ना, जैसे आपका यहाँ पेपर है, तो आपके जितने चैप्टर हैं उनमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि हमारा ये चैप्टर 15 पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में इसमें से कुछ भी ना आए, ठीक है। लेकिन IIT के अंदर ऐसा नहीं होता, वहाँ हमारा सिलेबस से कुछ चैप्टर में होता है एक भी क्वेश्चन ना आए, कई बार ऐसा हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है किसी चैप्टर में बहुत सारा आ जाता है। लेकिन अब तक IIT के जितने एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जरूर आता है। मैंने IIT की कोचिंग की हुई थी, तो IIT के जो टीचर्स होते हैं ना, जो कोचिंग कराते हैं, पढ़ाते हैं, वो ये कभी नहीं बताते कि भाई इस चैप्टर में से, जैसे हम बता देते ना कि आप लिख लो कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन जरूर आएगा, वो ऐसा नहीं कहते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। IIT वाले कहीं से किसी में से दे देते हैं, किसी में से नहीं देते, लेकिन इसकी वो भी गारंटी देते हैं कि इस चैप्टर में से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा IIT के अंदर, ठीक है। उसका कारण क्या है कि ये ऐसा टॉपिक है जिसकी आने वाले समय में हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत सारी जगह यूज होती है। हमारी बायोलॉजी में भी यूज होती है, सर्वे वगैरह हम जितने भी करते हैं, आप देखते हैं जितने इलेक्शन होते हैं, एग्जिट पोल निकालते हैं, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट थोड़ी ना देते हैं, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करके बताते हैं। कुछ लोगों के बीच में जाके सर्वे करते हैं और उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। तो 9th में हमने क्या क्या पढ़ा था? प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, किसी भी चीज के पॉसिबल होने की पॉसिबिलिटी। वहां पे हमने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दो तरह की प्रोबेबिलिटी होती है, 9th में हमने पढ़ी थी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी मतलब कि उसमें जब हम किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते थे तो उसको एक्सपेरिमेंट करते थे पहले, ठीक है। जैसे सपोज करो मुझे एक कॉइन को टॉस करना है, तो मैंने कॉइन को टॉस करके देखा, वहां पे मैं देखता था कि कितने ट्रायल्स में मेरे जो मेरा फेवरेट आउटकम है वो आया। सपोज करो मैंने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, ठीक है, और मैं प्रोबेबिलिटी क्या निकाला हूं कि इसके टॉप पे हेड आए, तो मैं नीचे क्या लिखता था? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, जितने मैंने ट्रायल्स करे, कितनी बार उसको टॉस किया, और उन ट्रायल में से जो मेरा फेवरेबल आउटकम्स है, जो मैं चाहता हूं, वो कितनी बार आया। तो ये तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं वहां पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स विच इज फेवरेबल टू योर आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये हम फॉर्मूला लिखते थे। और इसमें हमने बेसिक चीजें क्या पढ़ी थी? इवेंट पढ़ी थी, आउटकम्स पढ़े थे। आउटकम्स समझते हैं? किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आते हैं करने के बाद, उनको हम आउटकम्स बोलते थे। और उस आउटकम्स में जिस भी चीज की हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे उसको हम इवेंट बोलते थे। जैसे मैंने एक डाइस को थ्रो करा और मैंने बोला कि इस डाइस के टॉप पे इवन नंबर है, तो उस डाइस के टॉप पे इवन नंबर आए, इसको हम क्या बोलते थे? इवेंट। ये तो हमारी इवेंट होती थी, और जिसको हम ई से डिनोट करते थे और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे। ये सब हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला पढ़ा था। और एक चीज हमने और पढ़ी थी 9th में, प्रोबेबिलिटी की रेंज। क्या होती थी प्रोबेबिलिटी की रेंज? 0 to 1। बताया था ना ये कि कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये पढ़ा था हमने, ठीक है।
चलो 9th में तो इतना ही पढ़ा, अब 10th में हमें क्या पढ़ना है, मैं 10th का कराता हूँ आपको। 10th में हमें जो प्रोबेबिलिटी पढ़नी है उसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। इस प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है, हमें अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे एक डाइस को थ्रो करना है, मैंने आपसे ऐसे बोल दिया कि एक डाइस को थ्रो करना है और उसके टॉप पे प्राइम नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये नहीं कि आप जाएंगे डाइस लेकर आएंगे, उसको थ्रो करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तब बताएंगे, क्योंकि आपको पता है कि डाइस के ऊपर टोटल 6 नंबर होते हैं, तो आपके पास उसका डाटा है, तो उससे आप बिना एक्सपेरिमेंट करे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो उस प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी इवेंट की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला कि एक डाइस को थ्रो करना है और उसके टॉप पे प्राइम नंबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो उसके टॉप पे कितने नंबर आ सकते हैं, 6 नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, ये तो आ सकते हैं क्योंकि 6 ही नंबर होते हैं उसके ऊपर। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे, 6। अब उन आउटकम से ऐसे कौन से आउटकम्स हैं जो हमारे इवेंट के फेवर में, इवेंट क्या है हमारी कि उसके टॉप पे प्राइम नंबर आना चाहिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, ये हैं, होते कौन से, मेरा क्वेश्चन ये है, जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, 1 है itself, उनको हम प्राइम बोलते हैं। तो इनमें कौन कौन से होंगे आपके, 2, 3 एंड 5। 1 को हम प्राइम में काउंट नहीं करते। तो 2, 3, 5 ये 3 नंबर है जो कि हमारे इवेंट के फेवर में है। तो कितने इनका वो नंबर नहीं देने हमें, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टोटल नंबर। फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं वो नहीं लिखने, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं ये हमें लिखना होता है। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हमारे 3 और टोटल 6, यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। 1/2 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस इवेंट की। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। आउटकम्स आप जानते हैं टोटल। सैंपल स्पेस, एक वर्ड आता है इसमें सैंपल स्पेस, जिसको हम ऐसे नोट करते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है, किसी भी कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जितने टोटल आउटकम्स आ सकते हैं वो सारे सैंपल स्पेस के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने डाइस को थ्रो करा तो उसमें टोटल आउटकम्स कौन कौन से आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये इस इवेंट का क्या हो गया, सैंपल स्पेस। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आता है बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, छोटे छोटे वर्ड हैं। इसको चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आपको इस चैप्टर को पूरा रीड करना होगा। जितने इसमें वर्ड्स आ रहे हैं मैं कोशिश करूंगा सारे एक्सप्लेन करूं, फिर भी आप अगर कोई एक आध छोटा वर्ड रह जाता है उसको आप समझेंगे बुक को पढ़ के, पूरी बुक को। ठीक है, एक इसमें आता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है ये समझा देता हूं मैं। जैसे अगर मैं कोइन को टॉस करता हूं, अगर वो कोइन फेयर कोइन है, फेयर कोइन का मतलब समझते हो, फेयर कोइन किसको बोलेंगे, मतलब कि अगर मैं उसको टॉस करूं तो वो जितने चांसेस उसके हेड आने के हैं उतने ही चांसेस उसमें टेल आने के हैं। ठीक है, मतलब वो ऐसा खड़ा नहीं रह सकता, बिल्कुल सीधा ही गिरेगा, उसको हम फेयर कॉइन बोलते हैं या अनबेस्ड कॉइन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अगर उसमें जितने चांसेस हेड आने के हैं उतने ही टेल आने के चांसेस है। ठीक है, यानी कि दोनों आउटकम्स के 50-50 चांसेस हैं, 50-50%। तो ऐसे आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, जैसे अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके टॉप पे किसी भी नंबर के आने के जो चांसेस हैं वो बाकी के साथ इक्वल है। जैसे उसके आप ये नहीं बोल सकते कि अगर मैं एक डाइस को थ्रो करूंगा तो 2 आने के ज्यादा चांसेस हैं, मतलब बोल सकते हो क्या, 2 भी जितने चांसेस 2 आने के उतने ही बाकी नंबर्स के भी उतने ही चांसेस हैं। तो ऐसे आउटकम्स को हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, एक ही आता है इसके अंदर वर्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स। पॉइंट का मैंने आपको बता ही दिया। पढ़ना आप इसको पूरी जो इसकी थ्योरी है, आपको देखो एक बॉक्स बना हुआ दिया हुआ है और वहां पे एक इटालियन फिजिशियन और मैथमेटिशियन के बारे में दिया हुआ है। तो ये प्रोबेबिलिटी की हिस्ट्री दी हुई है, इसको भी पढ़ा करो, इससे इंटरेस्ट क्रिएट होता है हमारा टॉपिक में कि प्रोबेबिलिटी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। इन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखी थी, द बुक ऑन गेम्स और द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस।
ठीक है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था, लेकिन प्रोबेबिलिटी के बारे में सबसे ज्यादा जो काम किया है, सबसे ज्यादा बताया है, वो हमारा बाद में दिया हुआ है। ठीक है, एक होता है हमारी एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट किसको बोलते हैं? जिसका केवल एक ही आउटकम होता है। ठीक है, एक ही आउटकम कैसे? जैसे मैंने आपसे बोला कि एक बैग के अंदर एक येलो बॉल है, एक ग्रीन बॉल है और एक रेड बॉल है। उसमें से मैंने एक बॉल रैंडमली निकाल दी, तो उस जो मैंने बॉल निकाली है वो येलो हो, इसकी प्रॉपर्टी निकालो। तो येलो का कितने आउटकम आएंगे हमारे? एक, क्योंकि उसके अंदर एक ही तो येलो बॉल है। तो एक ऐसी इवेंट जिसका एक ही आउटकम होता है, सिंगल आउटकम होता है, उसको हम एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। ठीक है, और सारी एलिमेंट्री इवेंट का जो सम होता है वो 1 होता है। जैसे आप येलो का निकालो, येलो की प्रॉपर्टी क्या आएगी? 1/3। ग्रीन की भी क्या आएगी? 1/3, क्योंकि टोटल तो 3 है ना। और रेड की निकालो, वो भी क्या आएगी? 1/3। तो तीनों ही एलिमेंट्री इवेंट है और तीनों का सम करो तो क्या आएगा? 1। तो द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये हमें समझना है, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। पीई बार से हम लिखते हैं इसको पीई बार, और इसको हम लिखते हैं पी नॉट ई। पी नॉट ई, और इसी को बोलते हैं पी नॉट ई, पीई बार को। पीई प्लस पीई बार, दोनों का सम क्या होता है? 1। और दोनों को एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे ना, कि अगर दो एंगल्स का सम 90 उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते थे। बिल्कुल इसी तरीके से पीई को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे पीई बार को, पीई बार को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे किसकी? पीई की। अब बात आती है पीई बार क्या है या पी नॉट ई क्या है। जैसे अभी मैंने आपको एक इवेंट दी थी कि अगर मैं एक डाइस को थ्रो करता हूं तो उसके टॉप पे टॉप पे प्राइम नंबर आना चाहिए। ये एक इवेंट थी। इसको अगर मैं ई से लिख रहा हूं, और अगर मैं आपको बोलूं कि मैं एक डाइस को थ्रो करता हूं, उसके टॉप पे प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, मतलब कि पी का मतलब क्या होता है? किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। और पीई बार का मतलब क्या है? किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर कोई इवेंट ई है तो ई बार किसको डिनोट करेगा? उस इवेंट के ना होने को। समझ रहे हो? तो मैं कह रहा हूं उसके टॉप पे प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, उसको क्या लिखूंगा मैं? पीई बार से। और पीई और पीई बार का सम हमेशा 1 आता है। जैसे हमने यहाँ पे इसका सम निकाला था, क्या आया था इसका सम? 1/2 आया था। और अगर आप पीई बार को निकालें, पी बार कितनी आएगी? वो नंबर जो प्राइम ना हो। तो कौन कौन से होंगे? 1, 4 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6 यानी कि 1/2। और दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा? 1। ठीक है, तो इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है। बोर्ड में लास्ट ईयर इसी पे क्वेश्चन आया था, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पे। अगर आपको पीई की प्रॉपर्टी दे दी तो आप पीई बार की निकाल सकते हैं, और अगर आपको पीई बार की पता है तो पीई की निकाल सकते हैं 1 माइनस करके। ठीक है ना, यहाँ तक फॉर्मूला ये चेंज हो जाएगा ना हमारा। पीई को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस पीई बार, और पीई बार को क्या लिख सकते हैं यहाँ से? 1 माइनस पीई। ठीक है, अब इसमें 3 इवेंट और आती हैं हमारी। एक होती है हमारी श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट बोलते हैं इसको। श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। कैसे? जैसे मैंने आपसे बोला कि एक डाइस को थ्रो करा, उसके टॉप पे लेस देन 7 नंबर आना चाहिए, उसके टॉप पे लेस देन 7 नंबर आना चाहिए। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो क्या आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 1 आएगी ना। लेस देन 7 नंबर आने चाहिए, तो सारे ही तो 7 से कम है। तो टोटल फाइव आउटकम्स कितने होंगे? 6। और टोटल आउटकम्स भी क्या होंगे? 6 6/6 1।
तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1। तो इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। ठीक है, एक ऐसी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर या सर्टेन इवेंट। दूसरा होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोलते हैं, एक ऐसी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। इसका एग्जांपल या मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने एक डाइस को थ्रो करा, उसके टॉप पे 8 आए, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो क्या होगा, कोई हमारे फेवरेट आउटकम्स कितने आएंगे, 0। कोई ऐसा आउटकम होगा जो 8 के फेवर में होगा, क्योंकि 8 तो आ ही नहीं सकता जब उसके ऊपर होते ही 6 हैं, सही तो लिख के होते हैं हमारे। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स कितने हो गए 0, और टोटल आउटकम्स क्या होंगे 6, तो 0/6 0। तो इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, एक इसके अंदर आता है, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी की रेंज बताई थी, 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका रीजन बता सकता है कोई कि 0 से कम क्यों नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती। मैंने 9th में समझाया था जिनको पढ़ाया था। तो निगेटिव में क्यों नहीं हो सकता, 0 से कम होने का मतलब क्या है, निगेटिव। 0 से कम कौन होते हैं, निगेटिव ही तो होते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव में नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती, रीजन दो। काम होना ना होना प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना होता है। हाँ, अच्छा, तो इसका मतलब तो हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 आएगी या 1 आएगी, बीच में कुछ नहीं आ सकती। 1/2 भी तो आती है, 1/3 भी आती है, 1/4 भी आती है, ऐसे फ्रैक्शन में तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन 0 से कम नहीं आती कभी भी। कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी निगेटिव में नहीं दिखेगी, 9th में भी नहीं दिखेगी, इतने सारे क्वेश्चन करे होंगे, और 1 से ज्यादा नहीं मिलेगी कभी भी आपको। चलो मैं समझाता हूँ, वैसे आप जो बोल रहे हो थोड़ा सही है। देखो, अगर निगेटिव आनी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है, बेसिक 2 चीजों का फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन ही तो है। अगर हम फ्रैक्शन की नेगेटिव वैल्यू चाहते हैं तो या तो न्यूमरेटर नेगेटिव होना चाहिए या डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए, कोई सी एक वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, जब तो माइनस साइन आएगा हमारा। और जो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं क्या लिखते हैं, टोटल नंबर। डिनोमिनेटर में भी क्या लिखते हैं, टोटल नंबर। अगर हम किसी चीज के टोटल नंबर काउंट करते हैं तो हम हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव ही तो लेते हैं किसी भी चीज की। अगर हम टोटल काउंटिंग करते हैं तो क्या आपने कभी निगेटिव में आंसर दिया, मैंने आपसे बोला इस रूम में कितने फैन है, तो आप बोलोगे -8 फैन। कभी भी काउंटिंग को क्या निगेटिव में बताते हैं हम, काउंटिंग को हमेशा किस में बताते हैं, पॉजिटिव में। और प्रोबेबिलिटी में भी क्या होता है, ऊपर और नीचे काउंटिंग ही तो होती है, फेवरेट आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। जब न्यूमरेटर और फ्रैक्शन दोनों पॉजिटिव, डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, तो निगेटिव कहां से आएगा, माइनस साइन कहां से आएगा, तो इसलिए निगेटिव नहीं हो सकती। अब 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होना चाहिए। भाई प्रोबेबिलिटी क्या है, बेसिकली एक फ्रैक्शन ही तो है, और एक किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर ज्यादा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तभी तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा आ सकती है। लेकिन इस केस में यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूमरेटर क्या होता है, फेवरेबल आउटकम, और उसको हम कहाँ से डिफाइन करते हैं, टोटल आउटकम्स में तो छाटते हैं। तो टोटल आउटकम्स के इक्वल तो हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा थोड़ी ना जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए 1 से ज्यादा नहीं होती। दूसरा, इसमें कार्ड के क्वेश्चन आते हैं, कार्ड का मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ। कार्ड के बहुत क्वेश्चन आते हैं, कार्ड आप जानते हैं जिसको हिंदी में हम टास्क बोलते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं टोटल, 56 या 52, 52, 52 कार्ड्स होते हैं, और ये आपके 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। बुक में भी आपको दिया हुआ है, मैं भी समझा देता हूँ। 13 में 4 में इसमें डिवाइड होते हैं, 13 4 जा 52। ठीक है, एक को इनको हम बोलते हैं स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। ठीक है, अब स्पेड और क्लब को हम ब्लैक बोलते हैं,
और इनको रेड। ये ब्लैक कार्ड और इनको रेड कार्ड बोलते हैं। तो अगर मैं पूछूं टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं और टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, और रेड में कौन कौन से होते हैं, हार्ट के और डायमंड के, और ब्लैक में स्पेड और क्लब के। अब ये जो 13 कार्ड हैं ये भी डिवाइड होते हैं कैसे, इनमें एक तो आपका किंग होता है, क्वीन होती है आपकी, जैक होता है, एस होता है आपका, 4 हो गए। अब जो बाकी बचे उन पे नंबरिंग डाली होती है 2 से लेके 10 तक। हो गए कंप्लीट, 13 कार्ड हो गए हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये किंग क्वीन और जैक होते हैं, इन तीनों कार्ड को मिला के बोलते हैं फेस कार्ड, क्योंकि इन पे फेस बना होता है। तो अगर मैं ये पूछूं कि 252 कार्ड में से कितने फेस कार्ड होते हैं, बताओ। अरे स्पेड में 3 कार्ड हो गए फेस कार्ड, तो कितने होंगे टोटल, 12, ठीक है। 4 3 12 फेस कार्ड नहीं हो जाएंगे हमारे। तो ये कार्ड का पैटर्न है, कार्ड पे से क्वेश्चन जरूर आता है, वो तब क्वेश्चन होगा जब ये सारा पैटर्न हमें पता होगा कौन कौन से कार्ड होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। समझ में आ गया सभी को? तो मैंने जितना प्रॉपर्टी के अंदर था सब कुछ करा दिया है, कुछ भी अगर रह गया हो तो आप पढ़ना और पूछ लेना उसमें।